ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं आखिर चल क्या रहा है। जो आफ्टर केयर होम है वहां पर बच्चों को किस आधार पर रखा जा रहा है और वहां पर क्या कुछ उनके साथ किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार में मंत्री किरण वालिया जी फोन लाइन पर मौजूद हैं। किरण जी, स्वागत है आपका एमएचवन न्यूज में। जी। किरण जी, यहां सवाल ये है, हमने एक आफ्टर केयर होमों की हालत देखी है, वहां पर किस तरह से खाना दिया जाता है, और वहां पर जो सबसे अहम सवाल है, कुछ बच्चे ऐसे हैं 18 साल से ऊपर के बच्चों को वहां रखना चाहिए, कानून ये कहता है, लेकिन 15 साल के बच्चों को भी वहां रखा गया है। और आखिर आफ्टर केयर होम्स की ये जो स्थिति है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्यों वहां पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही? एक बात तो आप समझेंगे कि आफ्टर केयर में हमारे 22 साल 25 साल के भी बच्चे हैं जिनका जीवन में कोई नहीं है, वो सिर्फ हमारे होम्स ही रखते हैं, क्योंकि जब तक इनकी नौकरी नहीं लग जाती, जब तक ये स्वावलंबी नहीं बन जाते, किस्सा हुआ है उसको हम पूरी तरह से एग्जामिन कर रहे हैं। मैं उनमें से हूँ जो चूकती बिल्कुल नहीं, और हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जरिए इनको रखा गया। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हाई कोर्ट के प्रति जिम्मेवार भी होती है। हर 15 दिन में अपनी पूरी कार्रवाई का वहाँ पे जवाबदेही होता है, तो वही हम एग्जामिन कर रहे हैं। किरण जी, क्षमा चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं। किरण जी, आप कहती हैं हर 15 दिन में वहां पर हर कार्रवाई देखी जाती है, क्या कुछ चल रहा है। अभी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, और लगातार हम पूरी खबर दिखा रहे हैं। जो गंदे डब्बे होते हैं उनमें दाल दी जा रही है। आप किचन की हालत देख लेंगी तो शायद आप घुस भी नहीं पाएंगी। नहीं, अगर आप ये दिखा रहे हैं तो मैं भी एग्जामिन करूंगी कि कौन से डब्बों की आप बात कर रहे हैं। ऐसे में आप चैनल में कुछ दिखा रहे हैं, उस पर मैं क्या टिप्पणी दूं कि लेकिन किरण जी, हम झूठ नहीं दिखाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि, और हम भी जानते हैं कि सरकार कोशिशें करती है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सही तरीके से कोशिशें की जा रही हैं? क्या सिर्फ हम कहने के लिए आफ्टर केयर होम खोलते हैं, या उसके अलावा भी वहां पर कुछ सुविधाएं बच्चों को देते हैं, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, आप भी जानते हैं। रिपोर्ट सुनते हैं आफ्टर केयर, ये हमारे चाइल्ड केयर होम्स की ऐसी कोई बिजली कभी खबर होती है। यहाँ पे हजारों बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो भी आप दिखा रहे हैं मैं इसका पूरा यहाँ पर जाकर उसको एग्जामिन करूंगा। एक और सवाल किरण जी मैं आपसे कहना चाहूंगा, 18 से 21-22 जैसे कि आप कह रही हैं उन लोगों को रखा जाता है आफ्टर केयर में, लेकिन 18 से कम के जो बच्चे होते हैं उन्हें चाइल्ड वेलफेयर में रखा जाता है, वहां से उन्हें। आप सुनेंगे? एक मिनट जी बताएं। ये किताब पढ़ लीजिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भेजती है, उनसे हमने राइटिंग में मांगा है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बगैर वहाँ एक भी बच्चा नहीं एडमिट हो सकता, कि उन्होंने क्यों इस बच्चे को इस उम्र के बच्चों के साथ रखा। अच्छा, आपने इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी, आप कह रही हैं? जी बिल्कुल। लेकिन किरण जी, इसके अलावा भी वहां पर बहुत सारी करना, मैं एक फंक्शन से बीच में बाहर निकल के आपके कार्यक्रम में आया। बिल्कुल किरण जी, मैं समझ सकता हूँ, आपने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया है, लेकिन ये बच्चे भी हमारे लिए उतने ही कीमती हैं। जनाब, कीमती नहीं होते तो मेरे से ज्यादा कोई लगा नहीं रहता इनके साथ, ठीक है? मतलब आप सिर्फ ये कह के कहना चाहती हैं कि आप जांच कर रही हैं और ये बच्चे हमारे लिए कीमती हैं। शायद किरण वालिया जी ने फोन काट दिया क्योंकि और सवालों के जवाब उनके पास नहीं है, और उन्होंने कह दिया उनका कीमती वक्त था और उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया है, उसके लिए तो हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा कीमती वक्त वो इन बच्चों को भी दे दें, ताकि इन बच्चों का जो कीमती जीवन है वो बचाया जा सके। शोभा जी, किरण जी ने अभी जवाब दिया, अब आप क्या कहेंगे? मैं तो सुन के दंग हो गई हूँ। 18 साल से ऊपर के बच्चे, 22 साल के, 23 साल के बच्चे बिल्कुल रखे जा सकते हैं। मेरा जो प्रश्न था, या जो ग्रॉस वायलेशन हुआ है, नहीं वो इस चीज को मान रही है, वो कह रही है हमने इसके लिए रिपोर्ट मंगाई। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इस पर्टिकुलर इस केस के बारे में बताना चाहती हूँ कि वो बच्चा लगभग 1 साल से मंत्री के पास, डायरेक्टर के पास, पूरे स्टाफ के पास, पुलिस के पास, सबके पास वो गुहार लेके गया है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं पूछना चाहती हूँ मंत्री जी से भी, संतरी जी से भी, और सबसे, कि ये जो 3 वर्ष बच्चे ने 15 साल की उम्र का होने के बाद आफ्टर केयर होम के अंदर काटे, उसका जिम्मेदार कौन है? वो 3 साल क्या मंत्री जी उसको वापस दे देंगे? जो जीवन की बात, जो बचपन की बात अभी हम कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती बच्चे का जीवन जो है बदल सकती है। और आप सोचिए, जिस चिल्ड्रन होम की हम बात कर रहे हैं, जहां बच्चे को हम कहते हैं कि उसको पूरी सुरक्षा मिलती है, केयर मिलती है, और उसको पढ़ाई का वातावरण मिलता है, उससे हटाकर 15 साल के बच्चे को आफ्टर केयर होम के अंदर डाल दिया। और अगर 15 दिन के अंदर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बैठती है और मंत्री जी देखती हैं, या और भी स्टाफ देखता है, डायरेक्टर देखते हैं, सारे लोग देखते हैं, तो 3 साल में कितने 15 दिन हुए? आप जरा लगा के डिवाइड करके हमें बताइए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। एपी सिंह साहब, आपने भी सुनी किरण वाली जो कहती है हाँ की जांच की जा रही है, हमने कमेटी को सौंप दिया कि इस केस में आखिर ऐसा क्यों हुआ। चलिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो एक केस की बात करती है। दूसरा सवाल शोभा जी उठाती है, 3 साल में ऐसे कितने 15 दिन आए, ये भी कहीं ना कहीं वाजिब नजर आता है। लेकिन अभी सवाल ये है, वो कहती है कि कमेटियां हर 15 दिन में वहां पर विजिट करती है, लेकिन ये 15 दिन में अगर विजिट करती है तो ये तो कल की तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
जब तक ये सारे कार्य मीटिंगों में, कमेटियों में और फंक्शनों में और जो प्रोग्रामों से जोड़ के रखे जाएंगे, ये केवल बच्चों के लिए जो मंत्रालय बनाया गया बाल विकास कल्याण, इसका पद लेकर के जो मंत्री जी और काम करके और मीटिंग करने के बजाय जो वो काम करना चाहिए वो अपने रास्ते से हट चुकी हैं। और जब ट्रेन रास्ते से, पटरी से हट जाती है तो जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, और इस एक्सीडेंट का खामियाजा हमारे दिल्ली के बच्चे भुगत रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, गंदे डब्बों में खाना, ये एक्सीडेंट है एक तरह से। और जो उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो विदेशों में इस बात की रिपोर्टें जा रही हैं, विदेशों में उससे हमारे देश की नाक नीची हो रही, दिल्ली शर्मसार हो रही है। और बचपन बचाओ आंदोलन की तो बात क्या करेंगे लोग, ये बचपन को और घोटने की बात कर रहे हैं, उनका गला घोटा जा रहा है इस तरह से। और इसी में आपने देखा होगा पीछे क्या हुआ, इन्हीं बाल उनमें से बच्चे भाग गए और बच्चों के उनमें से एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। मैंने देखे हैं कितने उन वहां रहते एफआईआर, उन्हें सुधारा कहां और उन्हें बिगाड़ दिया, यानी कि उन्हें बिगाड़ने का एक स्थान बना लिया गया। लेकिन यहाँ बार बार ये भी कहा जाता है कि ये जो बच्चे इन होम्स में रहते हैं उन्हें हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं देखें। हमने लगातार कई चाइल्ड केयर होम्स, आफ्टर केयर होम्स में गए, हमें ऐसा कोई टीचर नजर नहीं आया, हमें ऐसी कोई सुविधा नजर नहीं आई कि उन्हें कुछ सिखाया जा रहा हो। इसे लेकर बार बार बात की जाती थी। शोभा जी, मैं आप दोनों लोगों से पूछना चाहूंगा, आप भी लगातार इस पूरे मामले से जुड़ी रही हैं, आप भी पहले बाल की सदस्य रही हैं, बाल विकास समिति की, आप भी उस वक्त रही होंगी, क्या सचमुच वहां ऐसे कोई शिक्षक आते हैं? देखिए ऐसा है, इसमें मैं दो बातें आपको बहुत क्लियर करना चाहती हूँ। पिछले जो मेरे 6 साल का अनुभव रहा उसमें 2 प्रकार के होम हैं, एक वो जो एनजीओ चलाती हैं और एक दूसरी जो सरकार चलाती है। और मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि सरकारी माध्यम से जो कुछ काम हो रहा है उसके अंदर सरकार जो है बहुत एक तरीके से जो कहते हैं ना रूड बिहेवियर, वो कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं ना वो सही है, वो बिल्कुल सही है। बल्कि पिछले कुछ सालों में तो मेरा ऐसा अनुभव आया है कि जबरदस्ती जो एनजीओ रन होम है उनके ऊपर ऐसे ऐसे प्रश्न लगाए गए। लेकिन एनजीओ होम्स पे भी बहुत सवाल उठे हैं। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर देखिए हर चीज एक कंपैरिजन में अच्छी लगती है। अगर मैं आज आपको बताती हूँ, आपने ये सरकारी होम दिखाया, आप एक एनजीओ रन होम दिखाइए, आप खुद पाएंगे कि सर्विसेज के अंदर 90% का 80 से 90% का अंतर है। उसको हमारी पिछली सरकार की, इस सरकार की योजना कुछ ऐसी रही कि जो एनजीओ रन होम है किस तरीके से उनको डिस्करेज किया जाए, और जो सरकारी होम है उनकी हालत आप देख लीजिए। अगर ये जो आपने बात की कि पिछली सरकारों में क्या हुआ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ जो थोड़ा बहुत भी सुधार आया है वो बीजेपी के सरकार के माध्यम से नहीं आया। नहीं प्लीज नहीं, ऐसे मैं ऐसा कभी बोलूंगी भी नहीं। मैं एक बहुत जिम्मेदार समाज सेविका हूँ। विरोध के लिए विरोध नहीं करना, विरोध के लिए बिल्कुल नहीं। वो आया है थोड़ा बहुत हमारी जुडिशरी ने, हमारी जुडिशरी ने इसके अंदर जाकर, मैं खुद ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेस के साथ जाकर हमने जो विजिट किया उसमें कुछ सुधार आया है। लेकिन अगर उस सुधार की मैं बात करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो अगर वो 5% सुधार है या 10% सुधार है तो वो 100% में कोई मायने नहीं रखता। ये जो सरकारी होम जो हैं ये पूरी तरीके से मिनिस्टर के द्वारा संचालित होते हैं, एक पूरी हायरार्की है। अगर आप इतने व्यस्त हैं कि आप बच्चों के काम को या बच्चों के होम को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे, तो आप समझ सकते हैं जो बिल्कुल नीचे का स्टाफ है जिसको वास्तव में बच्चों के साथ काम करना है, जो वहाँ के सफाई कर्मचारी, जैसे उस बच्चे ने मुझे बताया कि वहाँ की जो काम करने वाली या जो देखभाल करने वाली है वो महिला जो है इस बच्चे के रूम में कुत्तों के साथ उसको सुलाती थी, और जब उसने विरोध किया तो एक दिन उसने कुत्ते ने काट लिया, तो उसके बाद उसने उससे इतनी लड़ाई की और उसको कोई इंजेक्शन भी लगवाने के लिए नहीं ले गया। इतने इनसेंसिटिव ये लोग होते हैं, और इनको मैं समझ सकती हूँ कि ये कम जानते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, कम इनके पास साधन होते हैं, तनख्वाह भी कम मिलती है। लेकिन जो ऊपर के लेवल के लोग हैं जो बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, जो बड़े बड़े इस बात का बड़े बड़े जो मुझे लगता है बयानबाजी करते हैं, ये उनके लिए प्रश्न चिन्ह है, ये उनके लिए शर्म की बात है। जुडिशरी की बात की गई है सिंह साहब, बार बार इस तरह के, मैं यहाँ से हटकर भी अगर बात करूँ, हिंदुस्तान से बाहर भी बात करूँ और एक ऐसे देश की बात करूँ जो हमसे बहुत पिछड़ा हुआ है, हमसे बहुत ज्यादा आतंकवाद को झेला है, अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान में भी इस तरह के चाइल्ड केयर होम है, वो परिवार जिनके परिवार के लोग आतंक में या किसी तरह के हमले में मारे गए, वहां पर भी जो वहां की कानून व्यवस्था है उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की गई है, वो किसी सरकार की नहीं है, वो वहां के सिस्टम की नहीं है, वो है कमेटी वहां के जो डॉक्टर्स हैं, वहां के जो एडवोकेट्स हैं उनकी। वो हर तीसरे दिन जाते हैं, उनसे एक पेपर आउट सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, उनके सामान के साइंस लिए जाते हैं और तमाम चीजें दी जाती हैं, एक एक चीज की जांच होती है। वहां हर तरह के लोग हैं, पढ़े लिखे विद्वान भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, हर तरह के जो एक ऊपरी स्तर होता है। क्या हिंदुस्तान में ऐसा संभव नहीं है? हाँ, अगर हिंदुस्तान में ऐसा होता है तो अभी भी पीछे, जैसा कि मैडम ने कहा, शोभा जी ने कहा, वो भी बात से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सो मोटो लिया आपके मीडिया के द्वारा खबरों
पर, अखबारों में छपी हुई खबरों पर, हमारे जैसे लोगों ने पिटीशन फाइल की, जनहित याचिकाएं डाली हैं, रिट पिटीशन फाइल की, उस पर एक्शन लिया। जब उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई तो एक्शन टेकन रिपोर्ट लेने के दौरान ये इस तरह का सारे सिस्टम में सुधार हुआ, बदलाव हुआ, ये चीज आई है। इसी तरह से आप बिल्कुल बात करें, इसे सामाजिक रूप से किया जाए, क्योंकि जो एनजीओज भी चलाते हैं उनमें बच्चों के सुधार के लिए, बच्चों के पालने के लिए, बच्चों के लिए एक अलग तरह की क्रेज होनी चाहिए, एक अलग तरह की भावना होना चाहिए, एक अलग तरह का जज्बा हो। और वो जज्बा जब जागेगा, चाहे मंत्री में नहीं जाग रहा है, हमारे लिए शर्म की बात है, वो जनता के किसी भी हित में जाग सकता है, किसी भी साधारण से साधारण व्यक्ति के हित में जाग सकता है। अगर वो जागता है, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो फाइनेंस से संबंधित हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसमें ये जज्बा जागता है तो निश्चित तौर पर इस सारे सिस्टम को सुधारा जा सकता है, बदला जा सकता है। वहां जाके देखा जाए, वहां रजिस्टर मेंटेन किए जाए, आप लोगों की हेल्प ली जाए, आप लोग पहुंचेंगे, आप लोग देखेंगे वहां। उसके बाद, और उसके बाद अगर मैं बात पूरी करूं, उसके बाद हमारी जुडिशियल पावर, हमारे न्यायाधीश, चाहे सेशन कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे हैं जिनमें इतने बुद्धिजीवी हैं, वो बिल्कुल कानून के निर्माता हैं, विधि वेत्ता है, जो वहां से जब एक्शन लेते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर सुधार होगा। उस समय मंत्री भी पीछे रह जाएंगे और संतरी भी पीछे रह जाएंगे, और ये आज इस समय बच्चों के सुधार के लिए ये सबसे बड़ी बेहद जरूरत है। देखिए, मैं एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी बात कही, लेकिन सिंह साहब, एक बहुत जरूरी चीज ये है, जिस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की मैडम बात कर रही हैं, जिस दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की मैडम बात कर रही हैं, और आपने बात कही कि इसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर भी एक ऐसी कमेटी है जो सब पॉलिटिकल पार्टी से अलग की बात है। मैं पूछना चाहती हूं कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो अपॉइंटमेंट डीसीपीसीआर के अंदर होते हैं, जो तमाम कमीशंस के अंदर होते हैं, उसके अंदर सरकार केवल और केवल अपने नुमाइंदे रखती है। उसको कोई मतलब नहीं होता कि इस व्यक्ति ने चाइल्ड वेलफेयर के लिए कोई काम भी किया है, और उसी का परिणाम ये होता है कि इस प्रकार की अव्यवस्थाएं होती हैं। अब मंत्री जी ने तो बड़ी आसानी से टाल दिया कि भाई वहां पर जो है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देखेगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की अपॉइंटमेंट किस आधार पर होती है? क्या आपने अपॉइंटमेंट की? मैंने एक बार ऐसा किया था, रोड से कई पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले थानों से बच्चों को लिया, वहां से बच्चों को लेके सीडब्ल्यूसी अवंतिका में है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के तहत अवंतिका में, वहां ले जाके रखा। फिर जब हफ्ते बाद मैं वहां देखने गया, मिलने गया, तो वहां मिलने से ही पाबंदी लगा दी। अब आप मिल भी नहीं सकते, अब आप उन्हें जान ही नहीं सकते। क्या मैंने कहा, उनका क्या हुआ? हकीकत आपको दिखाई थी, ये बात आपको दिखाई थी, उसका कुछ और हिस्सा भी बाकी है। एक बार वो हिस्सा भी दिखाते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि अभी तक आपने आधा रूप देखा है, आधी हकीकत अभी बाकी है, वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। दिल्ली के अलीपुर में बने आफ्टर केयर होम में रहने वाले लड़के ने केयर होम के सुपरिटेंडेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छपरा के रहने वाले 18 साल के राहुल राज ने आफ्टर केयर होम के सुपरिटेंडेंट धर्मेंद्र पर मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, आफ्टर केयर होम के सुपरिटेंडेंट ने इस लड़के को पागल तक घोषित करने की कोशिश की। पीड़ित लड़के को परेशान करने में धर्मेंद्र ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। आफ्टर केयर होम में रहने वाले राहुल ने केयर होम के सुपरिटेंडेंट की एक एक करतूत को कैमरे के सामने बताया। केयर होम के सुपरिटेंडेंट पर आरोप लगाते हुए राहुल ने बताया कि मदन नाम के एक आदमी से पहले तो मुझे पिटवाया और उसके बाद केयर होम के मेरे कमरे में कुत्ते तक छोड़ दिए। राहुल की उम्र अभी कम है, जिसकी वजह से हम आपको उसका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। हाँ सर, वो कुत्ते, रामवती आंटी है हमारी, उसमें पियोन है, हमारे होम में ही है, काम करती हैं, तो उनके कुत्ते बांध देते थे मेरे रूम में, हमारे रूम में, जबकि वो नीचे रहते हैं। हमारे चिल्ड्रन रूम मीन्स हमारे जो क्वार्टर में रखे हैं, रूम में रखे हैं, उसमें जबरदस्ती कुत्ते बांधते थे। ये वो कुत्ते ने मुझे काट भी लिया था सर जी, उसके बावजूद मुझे झूठी दिला रहे थे। दरअसल राहुल ने सुपरिटेंडेंट धर्मेंद्र की कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा केयर होम के निदेशक के सामने खोल दिया था। राहुल ने बताया कि जब से धर्मेंद्र को केयर होम का सुपरिटेंडेंट बनाया गया था, तब से ना तो हमें ठीक से खाना मिलता था और ना ही बाकी चीजें। केयर होम में रहने वाले राहुल अपने जीवन को सुधारने के लिए पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन केयर होम से उसे पढ़ने तक के लिए किताबें नहीं मिलती थी।
मीन्स मेरे को सर इतना गंदा डिपार्टमेंट लगा ये WCD मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड। सर मेरे को पता नहीं था कि सर इतना गंदा डिपार्टमेंट है, अदरवाइज मैं वहाँ नहीं जाता, मैं प्राइवेट में ही रह लेता सर जी। मीन जब वहाँ पे मैं गया, मैंने अपने सुपरिटेंडेंट से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनकी कंप्लेन करी कि सर ऐसा ऐसा बात है, लेकिन सुपरिटेंडेंट ने नहीं सुना। मैंने अपने उसके बाद फिर मैंने अपने डिपार्टमेंट का जो है ढल सर JD है उनसे किया, वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। राजीव काले हैं डायरेक्टर निदेशक, उनसे करी, वहाँ से भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। सेक्रेटरी यहाँ दिल्ली गेट में सचिव, वहाँ पे किया, वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मिनिस्ट्री किरण वालिया सचिवालय गया, वहाँ पे भी मैंने देखा, रिसीविंग हर जगह की है मेरे पे, लेकिन कहीं पे भी मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिस सुपरिटेंडेंट का नाम ले रहे हैं आप? हाँ जी, ये धर्मेंद्र प्रसाद। ये तो अभी मीन्स 2012 में 7वें महीने के आखिरी में आए थे, लेकिन जब से ये आए ना हमारे होम में, तब से सर जो हमें राइट्स मिलता था, मीन्स जैसे स्पोर्ट का सामान आता था, मीन्स जो भी चीज़ आता था मीन्स लोकल आने लग गया, और स्पोर्ट का सामान तो हमारा 1 साल से आ ही नहीं रहा। 1 साल से स्पोर्ट्स के सामान नहीं आ रहे हैं। हाँ। आपकी जो बुनियादी जरूरतें वो भी नहीं पूरी हुई। हाँ जी। किताबों का जिक्र कर रहे हैं सर किताब, हाँ 11th क्लास की किताब, जब मैं आफ्टर केयर होम में गया था तब मुझे 11th क्लास की किताब भी नहीं दिलवाया गया था। मैंने एडजस्टमेंट करके, एक मैडम है कुसुम नाम है, उन्होंने मुझे हेल्प करी थी और बुक्स वगैरह दिलवाया था, और मेरे टीचर हैं उन्होंने दिलवाया, या क्लासमेट जितने भी थे उन्होंने पैसे सबमिट करके मीन्स 5-5, 10-10 रुपये, और मेरे को स्टेशनरी वगैरह दिलवाया था। राहुल को धर्मेंद्र ने इतना परेशान किया और मारा कि तंग आकर राहुल ने धर्मेंद्र के खिलाफ अलीपुर के थाने में रिपोर्ट तक दर्ज कराना चाहा, लेकिन वहां भी उसकी किसी ने नहीं सुनी। इन सब बातों ने राहुल के दिमाग पर गहरा असर डाला। राहुल ने इसके बाद आत्महत्या तक करने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। राहुल ने बताया कि वो इतना ज्यादा डिप्रेशन में आ गया था कि उसने ये कदम उठा लिया। कैसे कैसे करके मैंने 12th अपनी कंप्लीट करी, और 12th कंप्लीट करने के बाद सर मैं वो BSW का कोर्स करना चाह रहा था, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। मैं अपने डिपार्टमेंट में ही आना चाह रहा था, ताकि जो मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो आने वाले समय में हमारे जैसे भाइयों का ऐसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो सर मैं इसके लिए मैंने बोला था, रिक्वेस्ट भी करी थी कि सर मेरे BSW का कोर्स करवाया जाए, जिससे कि मैं आगे अपने पैरों पर स्टैंड हो सकूँ। कितने वो रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मेरा ये इन्होंने वो नहीं करवाया, मीन्स BSW का फीस नहीं भरा। तो तंग आकर सर मैंने एक एप्लीकेशन लिखा अलीपुर अपने ऑथोराइज के अगेंस्ट, और अलीपुर थाने में मैं गया था दर्ज करवाने के लिए। मीन्स समय 10:30 बजे, 10:30 बजे से बैठे बैठे शाम को 6:30 बजे तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने मेरा वो कंप्लेंट दर्ज नहीं किया। वहाँ पे सर जी मैं बहुत डिप्रेशन में हो गया था। वहाँ से डिप्रेशन में लौट के मैं आया, और आके सर जी मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। 18 साल के राहुल को केयर होम में आने के बाद धर्मेंद्र ने और ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई बार राहुल को पीटा गया। परेशान होकर राहुल ने इस बात की शिकायत केयर होम के निदेशक तक से की। यहाँ से भी राहुल के हाथ कुछ नहीं लगा, किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। तंग आकर राहुल ने इस बात की शिकायत दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्री किरण वालिया से की। राहुल की इस शिकायत पर किरण वालिया का क्या कहना है, आप भी सुन लीजिए। वो तो हमारी उसमें पूरी रिपोर्ट मैंने पूरी रिपोर्ट मंगाई है, और उसके 2 वर्जन्स आ रहे हैं। हाउएवर हमारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से भी मैंने कहा है कि बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके जो बच्चा बता रहा है वो भी मुझे बताया जाए। सुपरिटेंडेंट की भी वर्जन है, और उसमें से जो सत्य है वो हम लेकर हम लोग बड़ी सख्त कार्रवाई करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते, पर एकदम पता होना चाहिए कि जिम्मेवार कौन है। राहुल 2011 में छपरा से भागकर दिल्ली आया था, जिसके बाद वो कुछ समय तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही रहा। यहाँ से किसी ने राहुल की मदद की और उसे बेहतर पढ़ाई के लिए दिल्ली के ही डॉन बॉस्को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। राहुल ने इस स्कूल में करीब क्लास 9 तक पढ़ाई की, फिर वो अपने घर छपरा वापस चला गया, लेकिन घरेलू परेशानियों के कारण वो फिर घर से भागकर दिल्ली आ गया। सरकार हर साल गरीब बच्चों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन केयर होम में रहने वाले बच्चों को ये मदद नहीं मिल पाती है, और अगर वो इस बात की शिकायत करें तो उसका अंजाम राहुल जैसा ही होता है। राहुल के मामले में अभी तक सुपरिटेंडेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ बर्बाद हो रहा है तो वो
इस देश का आने वाला भविष्य। आकाश सिंह के साथ गौरवदीप तिवारी, MH1 न्यूज, दिल्ली। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बहुत पुरानी कहा है और बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो बच्चे होते हैं ना, अगर आप उन्हें फूलों की तरह रखेंगे तो हल्का सा भी दबाएंगे तो उनकी पंखड़ियां टूट जाएंगी। इसलिए इन्हें फूलों की तरह बिल्कुल मत रखिए, इन्हें छोड़ दीजिए हवा में खेलने के लिए, ताकि अच्छे से खेल सकें, अच्छे से फैल सकें, इनकी सुगंध फैल सके। लेकिन जिस तरह से इन होमों में बच्चों को रखा जा रहा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात तो कहीं से भी पूरी नजर नहीं आती है। लेकिन सिंह साहब, मैं शोभा जी पे उसके बाद आऊं, पूरी कहानी आपने देखी, पूरी तमाम चीजें देखी, किरण वालिया जी का वर्जन भी आपने सुना, सामने भी सुना और वो फोन पे भी हमें बता रही थी। इसे लेकर अब मैं अगर आपसे कहूं, क्योंकि इस पर चर्चाएं होनी बेहद जरूरी है, ये एक दिन का मुद्दा नहीं है कि आज आप एक दिन चलाएं उसके बाद खत्म कर दें, या एक बार आप इस आवाज को उठाएं उसके बाद दबा दें। क्या ये एक तरीका है जो सरकारें चलाने, कोई भी सरकार हो, क्या इसके अलावा इन होम केयर्स में जो आफ्टर होम केयर्स हैं कुछ और सुधार किए जा सकते हैं, और किए जा सकते हैं तो कैसे? संक्षेप में जाऊंगा। नहीं, देखिए, सुधार गृह जो पैसे भी जा रहे हैं, जो सरकार के पैसे बोले जाते हैं, सरकार से करोड़ों रुपए आ रहे हैं, उस सरकार का क्या है? सरकार का तो कुछ नहीं, वो तो भ्रष्ट मंत्री जाते हैं वहां बनने। पैसा हमारा है, देश की जनता के, गरीबों का पैसा है, देश के लोगों का पैसा वो वहां जाता है और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए जाता है। तो ये बाल सुधार गृह नहीं रहेगा, ये बाल बचपन बर्बाद घर हो चुके हैं। ये इस तरह से बर्बाद घर होने से इसे बचाया जा सके आपके माध्यम से और सभी माध्यम से, जिस तरह से बचाया जा सके, इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, मैंने पहले भी कहा, जिनमें जज्बा हो, बुद्धिजीवी वर्ग, सभी वर्ग इस तरह से इकट्ठे होकर, एकजुट होकर कुछ ऐसे इस तरह अपने इलाके बांट लें, अपने अपने क्षेत्र के सुधार गृहों को समझें, वहां जाएं, आकस्मिक निरीक्षण करें, वहां इसके लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करें ताकि कुछ सुधार हो, जिससे बाल सुधार गृह रह सके, बाल बर्बाद घर ना बनते जा रहे हैं, वो इस पर रुकावट आनी चाहिए। देखिए, मेरा तो ऐसा कहना है कि सरकार की प्रायोरिटी केवल महिला एवं बाल विकास कह के नहीं पूरी होती, उसे सच में बच्चों के लिए काम करना चाहिए। दूसरा, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं जहां बच्चे और महिलाएं आते हैं, यहाँ पर एनजीओज को आगे और बढ़ाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है एनजीओज को तरह तरह से कर्ब करने की कोशिश की गई है, उनके ऊपर इस तरीके से कोशिश की गई है कि उनको दबाया जाए, उनके काम करने को आगे प्रमोट नहीं किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि ऐसी एनजीओज को बल्कि आगे आना चाहिए और उनको लाना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और अगर ये काम सरकारी तंत्र की बजाय गैर सरकारी तंत्र करेंगे तो इसके परिणाम बहुत सुखद और अच्छे आएंगे। बहुत सुखद और अच्छे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोग हमारे इस खास कार्यक्रम